आखिर क्यों बन गई एक माँ अपने ही जवान और इकलौते बेटे की हत्यारिन। वो बेटा जो उसका वाहिद सहारा था, क्यों उसके ही कत्ल की दी माँ ने सुपारी। आइए सुनते हैं रिश्तों को तार तार कर देने वाली ये दर्दनाक कहानी। ये वारदात 5 जून 2024 की है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अंतर्गत एक गांव आता है अजगैन। सुबह सुबह अजगैन पुलिस कंट्रोल रूम की फोन की घंटी बजती है। फोन करने वाले ने बताया कि उनके गांव में मौजूद एक कुएं में किसी शख्स की लाश तैर रही है। खबर मिलते ही एसएचओ अवनीश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके वारदात की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद ही अवनीश कुमार मौके पर पहुंच गए। मौके पर अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी। वो भीड़ को हटाते हुए कुएं के पास पहुंचे और कुएं के अंदर झांक कर देखा तो कुएं में किसी युवक की लाश तैर रही थी। कुएं के पास ही खून फैला हुआ था और वहीं पर एक बाइक भी खड़ी थी। एसएचओ साहब ने अनुमान लगाया कि बाइक या तो विक्टिम की है या फिर कातिल की। उन्होंने लाश कुएं से बाहर निकालने के आदेश दिए। साथ ही बाइक के नंबर के जरिए ये पता लगाया कि बाइक किसके नाम रजिस्टर्ड है। जांच में पता चलता है कि बाइक का रजिस्ट्रेशन मोहम्मद नदीम के नाम है, जो कि कानपुर का रहने वाला है। अब रजिस्ट्रेशन से बाइक के बारे में तो पता चल गया, लेकिन कुएं में तैरती लाश नदीम की है या किसी और की, ये बिना शिनाख्त के कहना मुश्किल था। तब तक कुएं से लाश भी बाहर निकाली जा चुकी थी, लेकिन वहां पर मौजूद कोई भी उस शख्स की शिनाख्त नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने शिनाख्त के लिए नदीम के घर वालों को बुलवा लिया। लाश देखकर एक अधेड़ उम्र की महिला फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना नाम आरफा बेगम बताया और कहा कि ये लाश उसके इकलौते बेटे मोहम्मद नदीम की है। खैर, पुलिस लाश का बारीकी से मुआयना करती है। मरने वाले की उम्र 30 साल के करीब थी। उसका मर्डर चाकू से गोद कर किया गया था। उसके सिर और गर्दन पर गहरे जख्म थे। उसका मोबाइल फोन और पर्स भी गायब था। या तो ये सामान कुएं में गिर गया था या फिर कातिल अपने साथ ले गए थे। पुलिस ने नदीम की मां और मामा ताहिर से पूछताछ की तो आरफा बेगम ने बताया कि नदीम घर से दुकान जाने के लिए कल 2 बजे बाइक से निकला था। जब वो रात 10 बजे तक घर नहीं पहुंचा तो उसके मोबाइल पर कॉल की, लेकिन उसका फोन बंद था। उसके बाद आज इसकी लाश मिली। नदीम रेडीमेड कपड़ों का कारोबारी था। अनवरगंज में उसकी अपनी दुकान थी। वो बेहद सीधा साधा था, किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था। उसकी ना तो किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही लेन देन का कोई झगड़ा। खैर, पुलिस ने पूछताछ के बाद नदीम के मामा ताहिर की तहरीर पर अनजान लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। चूंकि लाश उन्नाव जिले के गाँव दरबारी खेड़ा के पास मिली थी, इसलिए एसएचओ अवनीश कुमार सिंह ने दरबारी खेड़ा और उसके आसपास के गांव में कई अपराधी किस्म के लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की, लेकिन नदीम की हत्या का सुराग नहीं लगा। इसके अलावा मुखबिर भी कोई खास जानकारी नहीं जुटा पा रहे थे। इसी तरह से धीरे धीरे 1 महीना से ज्यादा का समय गुजर गया, लेकिन पुलिस नदीम के हत्यारे के बारे में कोई भी सुराग नहीं लगा पाई। पुलिस अधिकारी भी जांच टीम पर दबाव बना रहे थे। साथ ही नदीम की मां आरफा बेगम और मामा ताहिर भी जब तब थाने आ जाते और सवाल करते। एक दिन एसएचओ अवनीश कुमार सिंह अपनी टीम के साथ नदीम के हत्या के केस के संबंध में बातचीत कर रहे थे। तभी एक लड़की उनके ऑफिस में आती है। दिखने में वो मुस्लिम लग रही थी। एसएचओ साहब ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और उसके थाने आने की वजह पूछी। उसने अपना नाम जीनत फातिमा बताया और बोले कि मैं मरहूम नदीम की बीवी हूँ और इस केस के सिलसिले में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। और उसने जो बताया उसे सुनकर एसएचओ साहब सन्न रह गए। दरअसल जीनत ने बताया कि उसके शौहर नदीम के कत्ल में उसकी सास यानी कि नदीम की मां का ही हाथ है। लेकिन एसएचओ अवनीश कुमार को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि भला एक मां अपने ही जवान और इकलौते बेटे का कत्ल क्यों कराएगी। खैर, एसएचओ अवनीश कुमार ने ये बात एसपी प्रेमचंद से शेयर की और उनके आदेश पर एक टीम बनाकर शक के आधार पर नदीम की मां आरफा बेगम की निगरानी शुरू कर दी। साथ ही आरफा बेगम और नदीम के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स भी निकलवाई, लेकिन आरफा बेगम की कॉल डिटेल्स में कोई भी संदिग्ध नंबर नहीं मिला। वो किसी भी बाहरी शख्स से बात नहीं करती थी। वारदात वाले दिन भी उसने किसी से बात नहीं की थी। हाँ, रात 10 बजे उसने नदीम को फोन किया था। दूसरी तरफ नदीम के नंबर की कॉल डिटेल्स में पुलिस को एक संदिग्ध नंबर मिलता है। इस नंबर पर नदीम ने 4 जून 2024 को बात की थी। इस नंबर की जब पुलिस ने जांच की तो ये नंबर सलीम लौंगिया बस्ती अजमेर के नाम पर था। अब सलीम पुलिस टीम के रडार पर था। पुलिस उसकी तलाश में अजमेर पहुंची और लौंगिया बस्ती में मौजूद उसके घर पर दबिश दी, लेकिन वो घर पर नहीं मिला। घर वालों से पता चला कि वो किसी काम से उत्तर प्रदेश गया है। पुलिस टीम वहां से खाली हाथ लौट आती है।
लेकिन वो हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठी। पुलिस टीम ने मुखबिरों का जाल बिछा दिया और खुद भी उसकी टोह में लग गई। पुलिस ने उन्नाव के बस अड्डा और रेलवे स्टेशन की निगरानी बढ़ा दी। 19 जुलाई 2024 को एसएचओ अवनीश कुमार को एक मुखबिर से पता चलता है कि सलीम उन्नाव स्टेशन पर मौजूद है। अवनीश कुमार फौरन अपनी टीम के साथ उन्नाव स्टेशन पहुंचते हैं और मुखबिर की निशानदेही पर सलीम को दबोच लेते हैं। सलीम को पुलिस थाना ले आई और उससे नदीम की हत्या के बारे में पूछताछ की तो वो साफ मुकर गया। लेकिन जब पुलिस ने उसे अपना असली रूप दिखाया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसे नदीम के कत्ल की 2.5 लाख रुपये सुपारी दी गई थी और ये सुपारी नदीम की मां और उसके प्रेमी हासम अली ने दी थी। सलीम को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम ने नाटकीय ढंग से आरफा बेगम और उसके प्रेमी हासम अली को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने सलीम को हवालात में देखा तो समझ गए कि अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, इसलिए उन्होंने आसानी से अपना जुर्म कबूल कर लिया। और फिर एक ऐसी माँ की कहानी सामने आई जिसने अपने इकलौते जवान बेटे को सुपारी देकर कफन में लपेट दिया। लेकिन एक माँ ने ऐसा किया क्यों? कानपुर शहर के अनवरगंज थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला है इफ्तिखाराबाद। मुस्लिम बाहुल इस मोहल्ले में ज्यादातर लोग व्यापार करते हैं, कोई कपड़े का व्यापार तो कोई लकड़ी का। घनी आबादी वाले इस मोहल्ले में मोहम्मद नईम अपने परिवार के साथ रहते थे। अलहमद रेजिडेंसी में उनका निजी मकान था। उनके परिवार में पत्नी आरफा बेगम के अलावा एक बेटी आलिया और एक बेटा मोहम्मद नदीम था। नईम रेडीमेड कपड़ा कारोबारी थे। अनवरगंज में उनकी दुकान थी। बड़ी बेटी आलिया की वो शादी कर चुके थे। नदीम उनका इकलौता बेटा था, इसलिए वो सभी का दुलारा था। नदीम का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। जैसे तैसे कर उसने 10वीं पास की और उसके बाद नईम ने उसे अपने कारोबार में लगा दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। नदीम अब दुकान संभालने लगा था, इसलिए नईम ने 2020 में उसकी शादी कर दी। नदीम की बीवी जीनत के अब्बू कासिम बाकरगंज कानपुर में रहते थे। उनकी भी कपड़े की दुकान थी। खैर, अच्छा ससुराल पाकर जीनत बहुत खुश थी। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसी तरह हंसी खुशी 1 साल गुजर गया। तभी अचानक नईम बीमार पड़ गए और ऐसे बीमार पड़े कि बिस्तर से लग गए। नदीम ने उनका कई डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन वो बच नहीं पाए और एक दिन उन्होंने दम तोड़ दिया। शौहर की मौत के बाद आरफा टूट सी गई। नदीम ने उनको समझाया और आरफा के भाई ताहिर ने भी बहन को सहारा दिया। खैर, धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। नदीम ने घर और दुकान की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली। कहते हैं कि वक्त बड़े से बड़ा घाव भर देता है। आरफा भी पति की मौत का गम भूल चुकी थी। बेटा बहू अपनी जिंदगी जी रहे थे और वो तन्हाइयों का शिकार। अकेलापन उसे बहुत खलता था। उन्हीं दिनों एक दिन हासम अली आरफा के घर आया। वो नईम का दोस्त और रिश्तेदार था। पहले भी वो कई बार आरफा के घर आ चुका। वो अजमेर के कोडरा पसंद नगर का रहने वाला था। वो भी कपड़ा व्यापारी था। दोनों की पहचान पहले से थी, इसलिए आरफा ने उसकी खूब मेहमान नवाजी की। फिर धीरे धीरे हासम अली का आरफा के घर आना जाना बढ़ गया। आते जाते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। उनके बीच छेड़छाड़, हंसी मजाक भी होने लगा। दोनों ही तन्हा जिंदगी जी रहे थे, इसलिए दोनों को साथ ही चाहिए था। सो एक रात बेटा बहू जब सो गए तो हासम अली आरफा के कमरे में पहुंचा और उस रात दोनों ने सारी हदें पार कर दी। उनके बीच नाजायज रिश्ता बना तो उसका दायरा बढ़ता ही गया। अधेड़ उम्र की बेवा आरफा बेगम के जीवन में अब बहार आ गई। वो हासम अली पर दिलो जान से फिदा हो गई थी। हासम भी उसका दीवाना था। हासम अब जब आता तो होटल में भी रुकता और आरफा बेगम को भी होटल में बुला लेता था। उधर नदीम की बीवी जीनत को एहसास हुआ कि जब से हासम घर आने जाने लगा है तब से सासू माँ की चाल ढाल में बदलाव आ गया है, क्योंकि वो अब बन सवर कर रहने लगी थी और चेहरा खिला खिला सा रहने लगा था। एक रात जीनत बाथरूम जाने के लिए उठी तो उसने आरफा बेगम के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनी। वो समझ गई कि माजरा क्या है। वो सास की चाल ढाल और सजने संवरने का मकसद भी समझ चुकी थी। सुबह नाश्ते के समय जीनत ने उन दोनों के बीच नाजायज रिश्ते की बात नदीम को बताई तो वो नाराज होते हुए बोला, जीनत तुम उन दोनों की उम्र का लिहाज करो, मेरी माँ को बदनाम करोगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद जीनत रूठ कर अपने मायके चली गई। कुछ दिन बाद मिन्नत कर कर नदीम उसे वापस घर ले आया। इसके बाद जीनत ने चुप्पी साध ली। इधर आरफा हासम अली की मोहब्बत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने दुकान और मकान बेचकर हासम अली के साथ अजमेर रहने का फैसला कर लिया। उसने इस बारे में हासम से बात की तो वो भी उसे अजमेर ले जाने के लिए राजी हो गया। वो तो चाहता ही था कि आरफा हमेशा उसके साथ रहे। एक दिन आरफा ने दुकान और मकान बेचने की बात नदीम से की
तो वह माँ पर भड़क गया। उसने साफ कह दिया कि वो अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर दूसरे शहर बसने नहीं जाएगा। इसके बाद तो आए दिन माँ बेटी में झगड़ा होने लगा। कभी कभी तो झगड़ा इतना बढ़ जाता कि नदीम घर के बजाय दुकान पर ही सो जाता। आरफा समझ गई कि नदीम दुकान और मकान कभी नहीं बेचेगा और उसके प्यार में भी बाधा बन सकता है। तो उसने अपने आशिक हासम के साथ मिलकर अपने इकलौते बेटे को ही रास्ते से हटाने का फैसला किया। आरफा ने हासम से इस बारे में बात की तो उसने कहा कि तुम रकम तैयार करो, हम सुपारी किलर को रकम देकर नदीम को रास्ते से हटवा देंगे और इसकी किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। हासम अली की जान पहचान सुपारी किलर मोहम्मद सलीम से थी। वो अजमेर का ही रहने वाला था। हासम ने उससे बात की और उसे नदीम की हत्या की सुपारी 2.5 लाख रुपये में दे दी। आरफा बेगम ने 2.5 लाख रुपये अपने बेटे को मरवाने के लिए हासम को दे दिए। इस रकम में से कुछ पैसे हासम ने सलीम को दे दिए और बाकी काम होने के बाद देने को कहा। रकम मिलने के बाद सलीम 3 जून 2024 को कानपुर आ गया और एक साधारण से होटल में ठहरा। सुपारी किलर के पहुंचने की जानकारी और उसका मोबाइल नंबर हासम ने आरफा बेगम को बता दिया। 4 जून की दोपहर आरफा ने बेटे नदीम से कहा कि एक रिश्तेदार बाहर से आए हैं, वो एक होटल में ठहरे हैं, तुम उन्हें शहर घुमा दो। नदीम पहले तो राजी नहीं हुआ, फिर मान गया। उसकी बीवी 1 हफ्ते से अपने मायके में थी, सो वह निश्चित था। नदीम तैयार होकर अपनी बाइक से उस रिश्तेदार से मिलने के लिए निकल गया। जाने से पहले उसने माँ से रिश्तेदार का फोन नंबर ले लिया था। वो कोई रिश्तेदार नहीं बल्कि उसकी मौत बनकर आया सलीम था। चौराहे पर पहुंचकर उसने रिश्तेदार को फोन किया तो वो वहीं चौराहे पर ही मिल गया। दोनों में बातचीत हुई। उसके बाद सलीम ने कहा कि मुझे देवा शरीफ ले चलो, वहां जाने की मुझे बहुत ख्वाहिश है और पेट्रोल की चिंता मत करो, मैं डलवा दूंगा। लखनऊ होते हुए शाम को वो देवा शरीफ पहुंच गए। वहां दोनों घूमे फिरे, फिर वापस कानपुर के लिए निकल पड़े। लखनऊ पहुंचने तक रात के 10 बज गए थे। लखनऊ में दोनों ने खाना खाया और फिर चल पड़े। इस बीच दोनों खूब हिल मिल गए थे। रात 11 बजे के बीच वो दरबारी खेड़ा गांव पहुंचे। ये गांव उन्नाव जिले के अजगैन थाना के अंतर्गत आता है। हाईवे पर रोड किनारे एक वीरान मंदिर था। मंदिर के पास ही एक कुआं था। सलीम ने वहीं बाथरूम जाने के बहाने बाइक रुकवाई। सलीम बाथरूम करने चला गया तो नदीम वहीं बाइक की सीट पर बैठकर मोबाइल चलाने लगा। मौका देखकर सलीम ने चाकू निकाला और पीछे से नदीम के सिर पर चाकू से 2 वार किए। नदीम जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद सलीम ने उसके गले और गर्दन पर वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया और लाश को पास के कुएं में फेंक दिया और बाइक को कुएं के पास खड़ी करके वहां से फरार हो गया। चाकू को उसने फरार होते समय रास्ते में फेंक दिया था, जहां से पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वो बरामद कर लिया था। खैर 21 जुलाई 2024 को पुलिस ने आरोपी आरफा बेगम, सलीम और हासम को उन्नाव कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया। चलिए मिलती हूँ जल्द ही एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।